Hello everyone, this is Lokesh Saraswat. Welcome to BioAspect. In my previous videos, I have explained two topics, nutrition and respiration. Today I will start next topic, transportation. बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। वो ये है कि ये जो चारों टॉपिक्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये चारों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी अगर एक टॉपिक आप मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आगे के टॉपिक आपको समझ में ना आए, या हो सकता है आपको जानकारी कम मिलेगी उसके बारे में। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, कैसे उसको हम कॉम्प्लेक्स आइटम से सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर पाती है या वो चीज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाती है। ठीक है, उसके बाद हमने टॉपिक बताया था रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में आपको ये बताया गया कि कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ था उससे एनर्जी यूटिलाइज की जाती है या उससे एनर्जी रिलीज करवाई जाती है। ठीक है, अब एनर्जी क्योंकि जब रिलीज हो चुकी है तो उसे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, किडनी, डायफ्राम, ठीक है, इसके अलावा पैंक्रियास, लिवर, इन सबको जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा काम करता है, जो कि इन सभी ऑर्गन्स को एनर्जी ट्रांसफर करता है। केवल एनर्जी नहीं, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन और भी सब्सटेंसेस हैं जो कि यहां तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो भले ही आप आगे जाकर साइंस पढ़ें या ना पढ़ें, किसी और लाइन में चले जाएं, बट ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये आपको लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां देगा जो आपके काम में आने वाली हैं। जैसे कि आप अपने डाइजेशन के बारे में जान पाएंगे कि अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो उसमें क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या चीजें हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए या क्या हमें इग्नोर करनी चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा रेस्पिरेशन के बारे में आप जान पाएंगे कि कैसे हमारा रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है या लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी बॉडी के एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे वो प्रॉपरली अपना फंक्शन करता है, और अगर बाय द वे कुछ ऐसी परेशानियां आ जाएं जिससे वो प्रॉपरली अपना फंक्शन ना कर पाए तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमारी बॉडी पर क्या उसके बैड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, और कैसे हम अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे कि वो प्रॉपरली अपना फंक्शन करता रहे। क्योंकि हार्ट ने अगर अपना फंक्शन करना बंद कर दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बॉडी से एनर्जी, वाटर, इन सबको या न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचाने में हेल्पफुल है। जैसे आपकी घर में मोटर लगी हुई है तो उससे पानी घर के हर एक हिस्से तक पहुंचाया जाता है, पानी अपने आप तो नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ऐसे ही वो काम कौन करता है, हार्ट। हालांकि उसमें ब्लड का भी अपना रोल होता है, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी तक जो पहुंचाने के लिए एक मीडियम का काम करता है, वो कौन है, ब्लड। बट उनसे भी कौन फंक्शन करवा रहा है, हार्ट। ओके, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन के बारे में आपको हालांकि शुरुआत में बता चुका हूं कि इसका जो फंक्शन है वो है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, क्योंकि जब तक वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रहेगा तब तक वो अपना हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता रहेगा, यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट्स बनाएगा, पॉइजनस सब्सटेंसेस क्रिएट करेगा, जिससे हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो चारों ही सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन टॉपिक में आपको आपकी किडनीज के बारे में मालूमात होगी कि किडनी का क्या फंक्शन है और ये हमारी बॉडी के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, और अगर बाय द वे ये फंक्शन नहीं करती हैं प्रॉपरली तो उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, एक छोटी सी
एक छोटा सा हम एग्जांपल अगर लेकर चले, अगर हमारे घर पर लगातार जो कूड़ा है या गंदगी है उसे अगर हम घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो आप जान सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए हमें डेली क्या करना होता है कि उस कूड़े को, उस गंदगी को घर से बाहर निकालना होता है। ऑलराइट, उसी तरह से बॉडी के अंदर जब डाइजेशन होता है, ठीक है, तो डाइजेशन में जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये काम भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड का रहता है, क्योंकि ब्लड ही अपने अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस दोनों को लेकर चलता है। यूजफुल जो सब्सटेंसेस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको किडनी फिल्टर कर देती है। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर कर देना, और जब वो फिल्टर हो जाएंगे तो उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो तो वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके रेस्पिरेशन में एक्सहेलेशन के दौरान बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बट जो यूरिया है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। तो इस नजरिए से चारों ही टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हमेशा याद रखने, और एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये खुद 4 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, इसे स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आप लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जब भी बात होती है तो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, बस, कार, एरोप्लेन, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको अपने घर से मार्केट जाना है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल हैव टू यूज एनी व्हीकल लाइक स्कूटर, बाइक, ई रिक्शा, ऑटो, इवन if the distance is very long you will have to use a bus, all right, and if you want to go your school, okay, so you have to use the school transport, bus or rickshaw, okay, and you can also go with your bicycle। आप अपनी साइकिल से भी जा सकते हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं और स्कूल के ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं। so what will happen? You will go from your home to your destination। It may be your school or market or office, okay, कोई भी जगह हो सकती है जहां आप जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या है, मतलब कि वो आपको आपके घर से पिक करेगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह से आपको पिक करेगा और उसके बाद आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। Quite similar to it in your body, the blood takes up the useful substances and it transfers it to your body organs whenever it is needed। जहां पर भी इसकी जरूरत है वहां पर उसको पहुंचाएगा। तो ये तो क्लियर है कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि उन्हीं को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नॉन लिविंग को तो कभी नहीं होती। ऑलराइट, तो जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जब भी एनिमल का जिक्र होगा आप ह्यूमन बीइंग को ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि आपने 9th क्लास में, अगर आपको याद हो, आपने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम के अंदर सारे ही एनिमल्स आते हैं, फिर चाहे वो एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, इवन ह्यूमन बीइंग, ओके, मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। मैमल्स मीन्स द लिविंग animals which can give birth to their young ones and also they can feed up with milk। they have mammary glands which produce milk, all right। तो ये जो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, या फिर इस चैप्टर में जितने भी फंक्शंस हैं, चारों ही टॉपिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये न सिर्फ एनिमल्स में बल्कि प्लांट्स में भी होता है, क्योंकि प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक विद प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू 2 types of vascular tissues or vascular system in the
plants, number first is xylem and number second is phloem. You have already learned about it in 9th class. So as you know, xylem transport water and minerals. Okay, from where it gets water and minerals? Plants absorb this water from the soil. Okay, and minerals are also present in the soil. सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट मिनरल्स अपने आप से तो ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो वाटर में पहले डिसॉल्व होते हैं. व्हेन रूट एब्सॉर्ब वाटर, ऑटोमेटिकली मिनरल्स आल्सो ट्रांसपोर्टेड देयर. ओके, सो रूट हेयर्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब हो. Then with the help of xylem tissue, it is transported to all the body parts of the plant like stem, branches, leaves, okay, buds, flowers, etc. On the other hand, the second vascular tissue is phloem. Okay, so as you know, plants prepare their food with the help of their leaves. Okay, because stomata are there and chlorophyll is also present there. So that's why leaves are called kitchen of the cell or food factory. So they prepare the food with the process of photosynthesis, which I have explained in the first topic, nutrition. Okay, in the photosynthesis, food is prepared in the form of glucose, or you can also say that starch. Leaves not only prepare the food but also store them. लीव्स फूड तो प्रिपेयर करती ही हैं, इसके अलावा उसे स्टोर भी करके रखती हैं. ठीक है. देन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है कि जो लीफ में फूड प्रिपेयर होकर स्टोर हुआ है उसको प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुंचाना है, हर एक हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करना है, ताकि प्लांट की हर एक सेल तक वो फूड पहुंच जाए. These both the things are common in plants and animals, but slightly there is some difference. No problem. तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स से, जिसमें कि पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में. ओके, एंड देन अबाउट फ्लोएम. Yes, student, for the transportation in plants, xylem and phloem tissues are responsible for it. Xylem is responsible for transportation of water and minerals from soil to different parts of the plant, and it consists of 4 types of elements: parenchyma, fibers, vessels and tracheids. parenchyma और fibers जो है वो living tissue होते हैं, living एलिमेंट्स होते हैं जिनका काम है स्टोरेज, सपोर्ट और कंडक्शन ऑफ वाटर. ओके, मेनली वेसल्स एंड ट्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स जो है वो लॉन्ग ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होती है इनकी, और ये 2 तरह के टफ टिश्यूज सेल्यूलोज और लिग्निन के बने हुए होते हैं. सेल्यूलोज और लिग्निन एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट को काफी ज्यादा हार्ड, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्लांट जो है वो अपराइट स्टेट में सीधे खड़े रह सकें, अदरवाइज वो बेंड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, गिर जाएंगे. तो ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्यूलोज और लिग्निन. तो वेसल इसके बने हुए होते हैं. ठीक है. दूसरा है ट्रैकेट्स. लॉन्ग, ये काफी ज्यादा लंबे होते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनकी, पतले होते हैं, स्पिंडल शेप होती है. स्पिंडल शेप कैसे होती है? जो एजेस पर जाकर पतले हो जाते हैं, या टेपरिंग एज होती है इनकी जो एज होती है वो टेपरिंग होती है. ठीक है. तो इस तरीके के ये एलिमेंट्स होते हैं विद पिट्स, यानी इनमें कुछ गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, गड्ढे होते हैं इनमें. तो क्या होता है कि इन पिट्स के थ्रू वो वाटर एक ट्रैकाइड से दूसरे ट्रैकाइड में ट्रांसफर होता है. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस. अब इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा.
कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वो सॉइल से लेते हैं, ठीक है। सॉइल के थ्रू रूट से वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसमें प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की। वाटर डिफ्यूजेस इनटू द रूट्स, ओके। डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी है, दोनों जगह उसकी डेफिनेशन सेम है। इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी मीडियम कोई सा भी हो सकता है, वाटर टू गैशियस स्टेट, यानी लिक्विड टू गैशियस स्टेट, गैशियस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैशियस स्टेट, ठीक है। तो इसको तो हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा कि रूट्स में वो वाटर पहुंच जाएगा। अब उसके बाद ये जो जाइलम वेसल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जाइलम वेसल एक के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक सेल से दूसरे सेल में जब केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, इट मींस ओनली वाटर हियर। यहाँ पर हम सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे हैं, वाटर को, कोई और तो यहाँ पर मैटर है नहीं, ना गैशियस स्टेट में है, ठीक है, ना सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट में है, वो है लिक्विड, ठीक है। बट जब हमने रूट्स और सॉइल के बारे में बात की थी तो वहां पर मीडियम अलग अलग हो गया था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि एक सेल से दूसरे सेल में जब ये वाटर ट्रांसफर होगा, जब एक ही मीडियम के पार्टिकल्स, या बोल सकते हैं कि एक ही मैटर के पार्टिकल्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं, उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं, अगर एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफर हो रहे हैं तो आप टर्म यूज करेंगे डिफ्यूजन, और अगर सेम मीडियम में कर रहे हैं, स्पेशली ओनली इन लिक्विड स्टेट, अगर लिक्विड स्टेट की बात हो रही है तो हम टर्म यूज करेंगे ओस्मोसिस। तो यहां पर क्या होगा कि एक ट्रैकाइड से दूसरे ट्रैकाइड में, दूसरे से तीसरे में वो वाटर ओस्मोसिस के थ्रू ट्रांसफर होता चला जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, टॉप तक, यानी कि लीफ तक, ओके। इन द लीफ देर आर वेरी स्मॉल और माइन्यूट पोर्स विच आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा कि वो वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होगा, ओके। What does this process called? This process is called transpiration. It is the process in which water releases from the aerial part of the plant. Aerial part कौन से हैं? यानी कि leaves. With the small pores called stomata, this process is called transpiration. तो drop by drop वो बाहर आएगा और उसके बाद evaporate होकर gaseous state में convert हो जाएगा, जो कि environment में mix up हो जाएगा, okay? तो अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जब वाटर उन पोर्स से यानी स्टोमेटा से रिलीज हो गया तो वहां पर एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है। सक्शन पुल कैसे क्रिएट हो जाता है कि वहां से जब वाटर रिलीज हो गया तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, ओके। और जो रूट का पोर्शन है सबसे नीचे, वहां पर कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहां वाटर का जो प्रेशर है वो हाई है। And as you know very well from your previous classes that water flows from high pressure region to lower pressure region. अब क्योंकि रूट्स की तरफ प्रेशर ज्यादा है और लीफ की तरफ प्रेशर कम हो गया वाटर रिलीज होने की वजह से, तो क्या होगा, एक सक्शन पुल क्रिएट होगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा, ओके। तो ये कंटिन्यूअसली होता रहता है क्योंकि प्लांट कंटिन्यूअसली वाटर रिलीज करते रहते हैं और यहां से वाटर आगे बढ़ता रहता है। इस तरीके से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है जो कि आपकी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाएंगी। पहली बात तो ये है कि ये जो जाइलम टिश्यू होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इट मीन्स they work only in one direction from root to shoot system or from root to the leaf, okay. It means water या minerals जब भी ट्रांसपोर्ट होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, वो वापस रूट की ओर कभी भी नहीं मूव हो पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात जो आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं वो है ट्रांसपिरेशन।
भाई वाटर जो यूज हो रहा है प्लांट में वो किसके लिए हो रहा है, मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए। एज यू नो, मैंने आपको बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो उसमें एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट ट्रैप होती है। इसके अलावा वहां पर जो वाटर है वो सॉइल से लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर नॉलेज क्या मिलेगी कि जितना भी वाटर उन्होंने सॉइल से एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, उसका केवल 1 या 2%, 1 और 2% वाटर इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, and the rest 98% water is transpired in the environment in the form of water vapor, which create clouds, and then they will come into the earth's surface in the form of rain. यानी वो बारिश की फॉर्म में वापस वाटर कहाँ आ जाएगा, अर्थ की सरफेस पर। प्लांट्स ने अर्थ से वाटर लिया जरूर, लेकिन वापस भी कर दिया, ठीक है, उसका बहुत ही कम यूज करके। दैट्स व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड, दे आर हेल्पफुल इन रेनिंग। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो प्लांट्स हैं वो बारिश को लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, आई मीन टॉपिक नहीं, मतलब नेक्स्ट जो इसका टिश्यू है वो है फ्लोएम, क्योंकि अब हम इसमें बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में। वाटर और मिनरल्स तो ट्रांसफर हो चुके हैं, अब बचा है फूड। तो जाइलम की तरह ही फ्लोएम भी 4 तरह के एलिमेंट से बना हुआ होता है, जिसमें कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। उनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता यहाँ पर, जो रोल है वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का होता है। ओके, सीव ट्यूब्स जो है वो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं और ये लिविंग होती हैं, याद रखिएगा। ईच सीव ट्यूब हैज अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट, और इसी के साथ कंपेनियन सेल भी जुड़ी हुई होती है हर एक सीव ट्यूब के साथ, ठीक है। यहां पर क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे काम करती है कि फूड जो है वो प्रिपेयर हुआ लीफ के थ्रू, और लीफ में ही स्टोर है। लीफ में सेल्स होती हैं मीजोफिल सेल्स, जो कि फूड को स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सीव ट्यूब में जो वाटर है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, और जो ग्लूकोज पहले से इसके अंदर स्टोर है वो उसके साथ मिक्सड अप हो जाता है, जिसकी वजह से सीव ट्यूब का जो प्रेशर है, यानी कि वाटर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो प्लांट में जितनी भी जगह पर प्रेशर जहां पर कम है उस डायरेक्शन में फूड ट्रांसफर होता चला जाता है। जहां जहां प्लांट के पार्ट्स में फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, ऑब्वियसली वहां पर प्रेशर कम रहेगा, और इट ट्रांसफर फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन, यानी कि इसी की तरह ही काम करता है। जहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की ओर वो ग्लूकोज मूव होता चला जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसी की तरह ये तो खत्म हो गया कि फूड किस तरीके से ट्रांसफर होता है, बट यहां पर भी आपको एक बात जानने को मिलेगी फ्लोएम टिश्यू के बारे में। फ्लोएम टिश्यू जाइलम टिश्यू से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। वो कैसे? बिकॉज दे आर बाई डायरेक्शनल, दे कैन वर्क इन बोथ द डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। इट मीन्स दे कैन ट्रांसफर फूड फ्रॉम लीफ टू रूट और फ्रॉम रूट टू द शूट सिस्टम। दोनों डायरेक्शन में वो फूड को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यहां हमने जाइलम में पढ़ा था कि वो केवल यूनिडायरेक्शनल होते हैं, तो फ्लोएम जो है वो दोनों डायरेक्शन में वर्क कर सकता है, फ्रॉम डाउन टू अप डायरेक्शन एंड अप टू डाउन डायरेक्शन। ओके, बोथ द डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन फ्लोएम टिश्यू। ओके, तो ये टॉपिक जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का था वो तो खत्म हो गया, ठीक है। Now in the next video I will explain about the transportation in animals, it means human being, और वो टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है बट इम्पोर्टेंट काफी है, जिसमें आपको अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप थोड़ा सा ब्लड के बारे में पढ़ लीजिए, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लीजिए, और थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में। ये 3 ही चीजें हैं जो कि उससे रिलेटेड हैं, और इन्हीं 3 चीजों को लेकर हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल पूरा डिस्क्राइब कर पाएंगे और प्रॉपरली समझ पाएंगे।
ठीक है. So meet you in the next video. Till then you keep learning it and revise this whole topic. After that I will explain the further. Okay.